हेलो। 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 शुरू करें अपनी रिवीजन क्लास अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके जो है दो पार्ट के अंदर रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा सी ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो दो पार्ट में कोशिश करके अपन इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ समझेंगे नहीं, यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, तो समझने के लिए डिटेल क्लास है, वो आप देख चुके होंगे। यहाँ पर हम क्विक रिकैप कर रहे हैं ताकि जल्दी से आप सारे सारे कॉन्सेप्ट है जो आपकी नज़र के अंदर आ जाए। अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसेस किस तरीके से होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहले जो है वो क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के क्या बनाते हैं, जो भी होता है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे सेल करेंगे तो उसका जो भी इनवॉइस बिल वगैरह जो भी बनाए जाएंगे। उसके बाद में क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ अपनी अकाउंटिंग जो वो शुरू होती है। मेनली अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहां से हम शुरू करेंगे, और किस तरीके से हमारे फाइनल अकाउंट जो वो बनते हैं उसका जो प्रोसेस है वो वो पूरा देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहला जो है वो जर्नल एंट्री, कि हम सबसे पहले जो वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्री जो वो करते हैं। उसके बाद में जो भी जर्नल एंट्री होगी उसकी हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। उसकी पोस्टिंग करने के बाद में एडजस्टमेंट एंट्री जो वो की जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है कि भाई एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हो गया कि पीरियड के हिसाब से बांटना होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि एक पीरियड के खर्चे और एक पीरियड के इनकम जो वो आपस में मैच करेंगे। अब हमने क्या कर दिया, आगे वाले कुछ साल के लिए कुछ पेमेंट जो वो कर दिया है, जो कि मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, अप्रैल महीने की सैलरी दे दी, तो हमने देते वक्त तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ईयर एंड पे देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्च की सैलरी बाकी है या अप्रैल की सैलरी है जो दे दी। अगर उसका आपने एडजस्टमेंट नहीं किया तो पूरा का पूरा, जैसे अप्रैल की सैलरी दी आपने उसकी एंट्री कर रखी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कुछ नहीं किया तो उस केस के अंदर वो आपका कहाँ चला जाएगा, P&L के अंदर चला जाएगा। मतलब अप्रैल का खर्चा भी आपका इस साल में दिखेगा। उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। क्लियर है। और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो ऑप्शनल है, आपके पास कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो गुड मॉर्निंग, आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बनाए। क्यों बनाया जाता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए, भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, डेबिट का बैलेंस पूरा लिखा है, क्रेडिट का बैलेंस पूरा लिखा है या नहीं लिखा है। क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो गया इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग सही है, नहीं, इसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आधे एरर ही जो डिटेक्ट करता है, या फिर यूं कहें जो अर्थमेटिक एरर है वो ही डिटेक्ट करता है। बाकी प्रिंसिपल वाइज आपने कुछ गलती कर दी, कोई दिक्कत, ट्रायल बैलेंस को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो मैच हो जाएगा। मतलब जैसे रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस को एक ही चीज चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब ट्रायल बैलेंस के बाद में हो सकता है कि आपको कुछ जो है वो एरर देखने को मिले, तो उन एरर को आप क्या करेंगे, सही करेंगे। जैसे कोई भी एंट्री जो गलत कर दी, जैसे रिपेयर अकाउंट को नहीं करना था कर दिया, राम अकाउंट को कर दिया जबकि श्याम अकाउंट करना था, इस तरीके कोई भी एरर है तो उनको सही करेंगे। उसके बाद में हम लास्ट में क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री करेंगे। क्लोजिंग एंट्री जो है मतलब क्या होगा कि जो नॉमिनल अकाउंट है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट है, उनको हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग और P&L के अंदर ट्रांसफर करके खत्म करेंगे। क्लियर है। बाकी जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के जो बैलेंस है उनका क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या हो जाएगा, आपके ट्रेडिंग P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह, जो नोट्स टू फाइनल अकाउंट वगैरह जो भी है वो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर वापस क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री करेंगे, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। क्लियर है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो है उनको देखने के लिए दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और आपकी इक्वेशन अप्रोच। इस पे सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सही कौन सी है वो बताइए। यहाँ हम रिवीजन जल्दी कर रहे हैं, आपने डिटेल देख चुके होंगे, यहाँ पर हम जल्दी से
जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी से आप क्या कर सकें, इसको वापस एक बार रिवाइज कर सकें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, ट्रेडिशनल के अंदर जो हम पढ़ते हैं रियल, नॉमिनल और पर्सनल, इन 3 अकाउंट के हिसाब से देखते हैं। रियल के अंदर क्या करते हैं, 3 गोल्डन रूल है। रियल में क्या करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल के अंदर क्या करते हैं, डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। और उसके बाद में पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा तरीका अकाउंटिंग का है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन रखते हैं। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कुछ भी होगा, ये आपकी इक्वेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। ये आपका मॉडर्न तरीका या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहा जाता है। हमने इसको समझने के लिए एक डबल एंट्री सिस्टम को एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। क्या लिया था कि दुनिया में जो भी होगा, अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें या इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखें, तो एक बार बेस जो है वो इस तरीके से बना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें आपके पास कुछ आएगा तो आपसे कुछ जाएगा। अल्टीमेटली सिचुएशन वो की वो रहेगी, मतलब हमेशा कुछ प्लस होगा तो कुछ माइनस होगा। जैसे आपने क्या किया, मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल आपके पास आया, तो मोबाइल को आप मान लीजिए प्लस लिख दीजिए, तो कैश चला जाएगा, तो कैश आपके लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आएगा उसके बदले में कुछ ना कुछ तो जाएगा। अब आपने कहा कि सर नहीं, मैंने मोबाइल खरीदा, उधार खरीद लिया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो मोबाइल आया, सर गया तो कुछ भी नहीं, अभी नहीं गया है, आपने सिर्फ डेफर किया है, आपने कहा कि थोड़े टाइम बाद में दूंगा, तो आपकी उधारी आ गई है, तो एक तरीके से जा ही रहा है पैसा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद जाएगा। क्लियर। लेकिन तब तक के लिए आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपको उसको देना है। आपने फिर एक और सिचुएशन बताई कि सर मान लीजिए हम गए और हमको जो है कुछ मिल गया, उसके बदले में कुछ नहीं गया, तो उस केस के अंदर हाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ इनकम हो सकती है या प्रॉफिट हो सकता है। इनकम जो है वो हम नॉर्मली कमाते हैं, और प्रॉफिट इनकम जो है वो हम नॉर्मल जैसे हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे जो मिलता है उससे हम क्या करते हैं, इनकम के फॉर्मेट में लिखते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ गया हमारा और बदले में कुछ हमें मिला ही नहीं। मान लीजिए हम जा रहे थे और पर्स गिर गया, तो उस केस के अंदर जो है वो हमसे गया जरूर है लेकिन बदले में कुछ आया नहीं, तो उस केस के अंदर हमारा लॉस होगा, या इनकम होगी, या प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा, जो भी होगा इस तरीके से होगा। तो ये क्या कहता है, अल्टीमेटली जितने से प्लस होगा उतने से माइनस होगा। पहले केस में मोबाइल ले रहे हैं और कैश दे रहे हैं, दूसरे के अंदर मोबाइल ले रहे हैं और उधार रख रहे हैं, तीसरे में मोबाइल ले रहे हैं, मान लीजिए चोरी करके भाग गए, तो उस केस के अंदर, तीसरे वाले केस के अंदर बदले में कुछ गया नहीं। क्लियर। तो इन्हीं 3 के हिसाब से प्लस और माइनस को है, जो प्लस और माइनस हम सिंबल जो है वो समझने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी इनके लिए यहाँ हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट वर्ड है जो यूज करते हैं। उसके हिसाब से 3 नियम बनाए गए कि भाई डेबिट व्हाट्स कम इन, जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो हमसे जा रहा है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव करने वाला है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो देने वाला है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, जो भी एक्सपेंस और लॉसेज होंगे उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम और गेन होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। अकाउंट जो है अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें, अकाउंट जो है 3 तरीके से, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। वैसे कैसे पढ़ा जाता है कि पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल के बाद में 2 होते हैं, रियल और नॉमिनल। लेकिन अभी समझने के लिए एसेट जो रियल है वो किससे रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। नॉमिनल जो है आपके लॉस, एक्सपेंस, इनकम और गेन जो है उससे रिलेटेड है। पर्सनल जो है वो किसी पर्सन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इन दोनों से पूछे जाते हैं, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल पर्सन हो गए। आर्टिफिशियल क्या है, जो है तो नहीं लेकिन बनाए गए हैं। बनाए किसने, तो कानून ने बना दिए किसी भी तरीके से। इस सिचुएशन जो है, इस ऐसी सिचुएशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी। जैसे कंपनी हो गया, LLP हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। इस तरीके से जो है जो बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं। मतलब जैसे ABC लिमिटेड, अब एक्चुअल में तो आदमी नहीं है लेकिन उसका नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो एज ए लॉ की नज़र में वो एक पर्सन है। तो इस तरीके से जो है इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। अब अगर इनका अकाउंट है तो उन्हें हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। पर्सनल में पूछे कौन, तो आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे अकाउंट जो
पर्सनल नहीं है लेकिन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम राम से पैसा मांग रहे थे तो राम हमारी बुक के अंदर था। अब राम ने क्या किया, हमें पैसा तो नहीं दिया, बिल दे दिया। अब बिल जो है वो बिल एक्चुअल में कैश तो है नहीं, वो मैं किसी को दे ले तो नहीं सकता। तो ये जो बिल है ये बिल राम के खाते की जगह अब ये बिल आ जाएगा। समझिए मैं राम से पैसा मांग रहा था तो राम मेरे बुक के अंदर डेबिट था, उसने कहा कि बिल ले लीजिए, तो मैंने क्या किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम। अब ये जो बिल वाला अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल वाला अकाउंट, ये राम की जगह आया है। समझ पा रहे बात। अगर इसकी जगह कैश दे देता तब तो फिर इसका राम से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, भाई मेरे को पैसा आप दो या किसी से दो या चोरी करो या किसी भी तरीके से पैसा आ गया, पैसा आ गया, क्लियर। लेकिन बिल अगर आपने लिख के दिया है तो अल्टीमेटली जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो मुझे पैसा लेने के लिए बिल लेके आपके पास जाना होगा और आप मुझे पैसा देंगे। समझ पा रहे बात। तो बिल्स रिसीवेबल हो गया या बिल्स पेबल हो गया, ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद में अक्रूड इनकम, अर्नर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनके बारे में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अक्रूड इनकम क्या होता है, ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। अर्नर्ड इनकम मतलब जो मिल गई है लेकिन अभी तक कमाई नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि खर्चा किया नहीं है लेकिन आपने भुगतान कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होगा कि खर्चा कर चुके हो लेकिन भुगतान करना बाकी। सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों है, समझिएगा। अक्रूड इनकम का मतलब क्या कह रहे हो कि आपने इनकम कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। रिसीव हो जाता तो कैश आपके पास मिल जाता, आपके रियल हो जाता, रियल अकाउंट में आ जाता, एसेट बन जाती। लेकिन क्योंकि मिला नहीं है तो ये क्या होगा, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मांग रहे हो तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की कैटेगरी के अंदर आएगा। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ड्राइंग जो है ये भी एक तरीके से ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पे जाएं तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो है ये क्या कहती है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। बहुत बार सीधा सा सिंपल क्वेश्चन ये इक्वेशन पे ही पूछ लेते हैं कि ये इक्वेशन बताइए, अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन जो है वो कौन सी करेक्ट है। अब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी लिख दिया, एक लिख दिया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लिख दिया, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल लिख दिया और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर कैपिटल क्या है, कैपिटल भी लायबिलिटी है। भाई हमारा बिजनेस के अंदर एक नियम है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अब बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस को दिया, बिजनेस के लिए वो क्या है, एक तरीके से उधार है। लेकिन ये उधार क्या है, किसी अपने से, इसके ओनर से। क्लियर है। ओनर और बिजनेस भी अलग है लेकिन ये ओनर से रिलेटेड जो भी होगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, अल्टीमेटली वो किसका होगा, बिजनेस है। अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है लेकिन अल्टीमेटली तो ओनर का होगा। भाई जैसे मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, उसमें होटल चला रहा हूँ, मान लीजिए उसमें इस महीने 5 लाख का फायदा हुआ, तो ये जो 5 लाख का फायदा है ये अल्टीमेटली तो मेरा है। समझ पा रहे बात। तो ये मुनाफा जो भी होगा वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। जैसे ही मुनाफा होगा कैपिटल बढ़ेगी, जैसे ही नुकसान होता है कैपिटल क्या होती है, कम होती है। कई बार कैपिटल के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इससे प्रॉफिट और लॉस वगैरह जो है वो पता करके बताइए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे आप, ओपनिंग कैपिटल होगी, उस ओपनिंग कैपिटल में कुछ चीजें ऐड होगी। ऐड कौन सी होगी, वो चीजें जिनसे कैपिटल बढ़ेगी। मैंने बिजनेस में शुरुआत में 5 लाख लगाए, फिर मैंने एडिशनल 1 लाख और लगाए, तो मेरी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। फिर बिजनेस के अंदर मान लीजिए कैपिटल पे मुझे कुछ ब्याज मिला, मान लीजिए मैंने 5 लाख लगा रखे तो उसमें मैंने कहा था कि भाई 10% में ब्याज लूंगा, तो 5 लाख पे 10% के हिसाब से 50,000 और ब्याज दिया, तो मेरा बिजनेस के अंदर पैसा अब कितना हो गया, 5,50,000। समझिएगा, मैंने बिजनेस में 5 लाख लगाए थे, बिजनेस ने उस कैपिटल पे मुझे 10% के हिसाब से ब्याज दिया 50,000, तो कितना हो गया, 5,50,000। 1 लाख मैंने और लगा दिया, कितना हो गया, 6,50,000। अब उसमें 2 लाख का प्रॉफिट और हो गया, तो कितना हो गया, 6,50,000 से 7,50,000 और 8,50,000 रुपये। तो क्लोजिंग बैलेंस 8,50,000 होना चाहिए। अब इसमें से कुछ चीजें लेस भी होगी। कौन कौन सी चीजें लेस होगी, अगर मैंने कुछ पैसा विड्रॉ किया, मान लीजिए मेरे को घर पे जरूरत थी और उसमें मैंने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो 8,50 की जगह अब कितना बचेगा मेरा बिजनेस के अंदर पैसा, 8 लाख। अब उसमें मान लीजिए मैंने जो 50,000 लगाए थे उस निकाल ले, सॉरी 50,000 जो निकाले, इस ड्राइंग पे बिजनेस ने मेरे से 20% का ब्याज ले लिया, तो 50,000 पे 20% मतलब कि मान लीजिए मैंने पहले ही तारीख को निकाल दिया था, तो इस 50,000 पे जो है 20% के हिसाब से कितना हो गया,
10,000 रुपये जो है वो उन्होंने ब्याज ले लिया, तो ये 10,000 भी मेरे कम हो जाएंगे। समझ पा रहे बात कि भाई 850 टोटल लगाए थे, जिसमें से 50,000 निकाल दिए तो बचे 8 लाख, और 10,000 का जो मैंने पैसा निकाला था उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, मतलब कि उन्होंने कहा कि इतना तुम्हारा ब्याज भी देना पड़ेगा। तो अब बिजनेस में पैसा मेरा कितना बचेगा, 790। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कई बार ओपनिंग कैपिटल दे देते हैं, क्लोजिंग दे देते हैं, एडिशनल कैपिटल दे देते हैं, ड्राइंग दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं, और आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट और लॉस पता कीजिए। तो आपके पास सिंपल सी इक्वेशन है कि भाई ओपनिंग ऐड उसमें एडिशनल ऐड उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस उसमें ड्राइंग लेस उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड होगा अगर प्रॉफिट है तो, लेस अगर लॉस है तो, और अल्टीमेटली क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें से एक कोई भी आइटम अगर नहीं दे रखा है तो आप ये जैसे नहीं दे रखे हैं, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये आप बैलेंसिंग फिगर जो बना के निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। अब असेट का बेसिकली अकाउंट जो है उसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। असेट का बेसिकली अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। असेट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। असेट में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर जैसे हमारे लिए असेट है तो फर्नीचर हमारे लिए डेबिट होगा, और खरीदेंगे तो और डेबिट होगा, बेच देंगे तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? कैश है, असेट है, डेबिट बैलेंस होगा, और कैश आएगा और डेबिट होगा। अगर कम हो गया कैश हमने किसी को पे कर दिया तो क्रेडिट होगा। इसके जस्ट ऑपोजिट जो है वो लाइबिलिटी और कैपिटल, इनका बेसिकली बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट होगा। अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और अगर ये कम होंगे तो इनको डेबिट करेंगे। जैसे कैपिटल है और उन्होंने एडिशनल कैपिटल और लगा दी तो उस केस के अंदर क्या होगा, कैपिटल और डेबिट की जाएगी, सॉरी क्रेडिट की जाएगी। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, 5 लाख लगाए तो 5 लाख क्रेडिट है, फिर 1 लाख और लगा दिया तो 1 लाख और क्रेडिट होगा, अल्टीमेटली कैपिटल का बैलेंस 6 लाख होगा। अब इसमें से 50,000 रुपये निकाल दिए तो अल्टीमेटली क्या करना होगा, हमें 50,000 से डेबिट करना होगा। तो ये कैपिटल और लाइबिलिटी का बेसिकली जो नेचर है वो क्रेडिट है, और एसेट का बेसिकली नेचर डेबिट है। क्लियर है? इनके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज इस तरीके से बताया। टेम्परेरी कैपिटल, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। टेम्परेरी कैपिटल क्या है, ऐसी कैपिटल जो टेम्परेरी कैपिटल जो है वो कौन सी कैपिटल है, इस तरीके की कैपिटल जो आपने परमानेंट नेचर के हिसाब से नहीं लगाई है। फॉर एग्जाम्पल सर कौन सी होगी टेम्परेरी कैपिटल के अंदर, टेम्परेरी कैपिटल के अंदर आपका जैसे एक्सपेंस हो गया, जो लॉस हो गया, आपने जो पैसा ड्रॉ किया विड्रॉ किया वो हो गया, या फिर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई जो डे टू डे बिजनेस के लिए, जैसे बिजनेस के अंदर छोटी मोटी जरूरत थी 20-30 हजार रुपए की, 20-30 हजार रुपए की, तो उस केस के अंदर वो जो है 20-30 हजार रुपए जो वो तो ये जो है ये क्या हो जाएगी आपके लिए एक तरीके से टेम्परेरी कैपिटल। तो टेम्परेरी कैपिटल में ध्यान रखिएगा लॉस गेन ड्राइंग और एडिशनल जो भी कैपिटल आप लगाते हो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से टेम्परेरी कैपिटल हो जाएगी। ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल जो है उसके अंदर दो कैटेगरी हो जाएगी, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट जो है वो सारे के सारे आपके कहाँ खत्म होते हैं, अल्टीमेटली इनको कहाँ भेजा जाता है, ट्रेडिंग एंड P&L में भेज के इनको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है? और पर्सनल जो है वो नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, जिनके बारे में हमने बात की थी। ये वाली जो टेबल है
इससे आप बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इस टेबल को अच्छे से इस वजह से देख लीजिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो है ये इसको अच्छे से इस वजह से देखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। एडजस्टेड परचेज क्या होता है? एडजस्टेड परचेज जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए परचेज लिखा है तो परचेज अल्टीमेटली क्या है? स्टॉक है, तो वो आपके लिए क्या है? एक तरीके से रियल है। सेल जो है वो अल्टीमेटली क्या है? एक स्टॉक है, तो वो रियल है। लेकिन एडजस्टेड परचेज क्या होता है? एडजस्टेड परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जैसे आपके शुरुआत में 50,000 का गुड्स थे, फिर आपने 2 लाख के और खरीदे, तो कितने हो गए? 2,50,000, जिसमें से 30,000 आपने बेच दिए। तो अल्टीमेटली आपके गुड्स जो बेचे उनके कितने? 250 में से 30 गए, 2,20,000। ये 2,20,000 का अल्टीमेटली जो गुड्स सेल किए उनकी कॉस्ट है, तो ये आपके अल्टीमेटली क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये क्या एक तरीके से नॉमिनल है। क्यों नॉमिनल है? क्यों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ट्रेडिंग के अंदर आने वाला अमाउंट है कि स्टॉक इतने का बिका है, तो ये उसकी कॉस्ट है, तो ये एक तरीके से नॉमिनल होगा। बाकी इनको जो भी कर रखे हैं उनको आप एक बार हाईलाइट जो भी कर रखे हैं उनको देख लीजिएगा। जैसे बैड डेब्ट्स रिकवर का ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन, पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो कई बार क्या क्वेश्चन भी ये एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा। अगर वो कहते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स दिया गया, इसका मतलब क्या है? ओनर का होगा पर्सनल इनकम टैक्स, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? ड्राइंग में माना जाएगा। अब शुरू करें अगर जनरलाइज प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, फिर लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, फिर उनकी जो भी बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह बना के चेक कर लेते हैं, और फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना देते हैं। इस तरीके से हमारा सिस्टम रहता है। उसमें कुछ गलतियां हैं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, और कुछ अगर आगे वाले साल वगैरह के लिए कुछ कर दिया है पेमेंट वगैरह, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करते हैं। टाइप्स ऑफ जर्नल क्या होते हैं? 2 तरीके के जर्नल होते हैं, एक तो जनरल जर्नल और एक स्पेशलाइज जर्नल। स्पेशलाइज जर्नल और क्या होता है? अब ये बिजनेस की साइज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के जर्नल रखेंगे। यूँ समझिए कि आपका एग्जाम जो है आप रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपके एग्जाम के सिलेबस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है जो अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करेंगे। लेकिन आपका एग्जाम के अंदर मान लीजिए 5-6 जो है ऐसे सब्जेक्ट है जिनका टोटल मिला के 5% या 10% वेट है, तो आप क्या कर दोगे? उन 5-6% जो 5-6 सब्जेक्ट उनके लिए कॉमन रजिस्टर भी बना दो। वैसा वैसा यहाँ पर सिस्टम होता है। अब बिजनेस की साइज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपके बिजनेस का साइज जो बहुत छोटा है, तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे कि भाई पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से गया, इतनी बात अगर मिल जाए तो बहुत है। अगर आपकी परचेज ज़्यादा होती है तो आप परचेज के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन कर दीजिए। आपकी सेल ज़्यादा होती है, सेल के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन कर दीजिए। जैसे पहले बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बहुत होते थे, तो उनके लिए रजिस्टर मेंटेन होते थे। आज सिर्फ किताबों में हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के लिए अलग से रजिस्टर जो वो मेंटेन नहीं होते। तो जनरल जर्नल क्या है? एक तरीके से धर्मशाला जिसके अंदर सारे अकाउंट है जो आ जाएंगे। और स्पेशलाइज जर्नल क्या है? होटल का कमरा है, मतलब कि स्पेसिफिक जो अकाउंट है वो ही आएंगे। समझिएगा ध्यान से। ये अकाउंटिंग एंट्री जो है उसके लिए सबसे पहले डेट कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री लिखी जाती है, लेजर फोलियो। ये जो अकाउंटिंग एंट्री की गई है इसका लेजर कहाँ पर बना हुआ है उसका नंबर लिखा गया, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। जो भी एंट्री है वो एंट्री करेंगे आप। अब क्या किया? जैसे पर्टिकुलर किसी से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, मान लीजिए दिन के अंदर परचेज के जो 500 लगभग ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो आपने क्या किया? एक परचेज के लिए एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर दिया। सेल के बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे थे, आपने सेल के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन कर दिया। कैश के लिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो वो हो रहे हैं, तो आपने कैश के लिए क्या किया? रजिस्टर अलग मेंटेन कर लिया। समझिएगा, अगर आपने कैश के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन किया तो कैश की पहली एंट्री ही सीधी उस रजिस्टर में हो रही है, तो वो भी क्या है? एक तरीके से बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, पहली एंट्री वहां पर हो रही है। इनका नाम क्या है? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी, देखिए स्टूडेंट कंफ्यूजन क्या होता है? सब्सिडरी और सेकेंडरी समझता है, दोनों अलग है। सब्सिडरी क्या है? सब्सिडाइज मतलब मदद करने के लिए। भाई एक ही रजिस्टर के अंदर आप सारे सब्जेक्ट लिखो, उसकी जगह आपने क्या कर दी? अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर दिए। अब आप क्या कर रहे हो? पहली बार ही उसको वहीं लिख रहे हो, लेकिन मतलब पहली बार ही ट्रांजेक्शन जो वहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हो उसी स्पेशलाइज रजिस्टर के अंदर। तो ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री तो वही है, लेकिन ये सब्सिडरी बुक्स है। सब्सिडरी क्यों?
क्योंकि ये मदद करने के लिए, एक जर्नल एक पूरे के अंदर सब करते हैं, उसकी जगह आपने क्या किया, टुकड़ों के अंदर बांट दिया। तो सब्सिडरी बुक कहें या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहें, या तो आपने जैसे छोटा बिजनेस है तो उसके इसके अंदर आप जैसे परचेज सेल के लिए अलग अलग रजिस्टर नहीं मेंटेन किए, सबके लिए एक ही जर्नल एंट्री करने के लिए एक ही जो है वो जर्नल रख रखा है। तो उस केस के अंदर तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन वही होंगे। लेकिन आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा होगा तो आपने जैसे कैश के लिए अलग रख दिया, परचेज के लिए अलग रख दिया, सेल के लिए अलग रख दिया, और बिल्स के लिए अलग रख दिया, रिसीवेबल के लिए, पेबल के लिए अलग रख दिया। इस तरीके से आपने किए और अल्टीमेटली एक जो बचा वो आप एक और रजिस्टर मेंटेन कर लिया, जो आपने क्या कर दिया, जिसमें जो भी कहीं नहीं आ रहा है उसको आपने क्या कर दिया, वहां पर जो है वो लिखना शुरू कर दिया। क्लियर। तो ये क्या है, सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। पहली एंट्री या तो आप जनरल एंट्री कर सकते हो या फिर आप सब्सिडरी बुक के अंदर कर सकते हो। इनको भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहता है, फिर इनकी जर्नल एंट्री नहीं होगा, सीधा इनके यहीं पर लिखा जाएगा। समझ पा रहे बात भाई, एक रजिस्टर है, एक छोटा बिजनेस है, एक रजिस्टर के अंदर सब ट्रांजेक्शन लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने क्या कर दिया, एक रजिस्टर की जगह अब उसने अलग अलग रजिस्टर कर दी, 1 2 3 4 5। अब परचेज से रिलेटेड हुआ, पहले में सीधी एंट्री कर दी, सेल से हुआ सीधे सेल वाले में एंट्री कर दी। तो एंट्री पहली बार यही कर रहा है। क्लियर है। तो ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है। चाहे आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, चाहे आप सब्सिडरी में एंट्री कर रहे हो, अल्टीमेटली वो कहाँ ट्रांसफर होंगे, लेजर के अंदर। और जो ये लेजर है, इन लेजर को में जो है बैलेंसिंग वगैरह हो गए। प्रिंसिपल बुक जो है वो क्या है, समझिएगा, फिर समझिएगा, यहाँ पर वर्ड में कंफ्यूजन होता है, इस वजह से मैं आपको एक बार ये यहाँ पर मैंने बताया भी था। प्राइमरी बुक क्या होती है, एंट्री पहली बार यहाँ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक। और सेकेंडरी बुक क्या है, एक बार कहीं पर एंट्री होने के बाद यहाँ आएगी, जो लेजर है वो यहाँ आएगा। इसे आप और क्या कहते हो, प्रिंसिपल बुक भी कहते हो। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रिंसिपल बुक जो है वो ये प्रिंसिपल बुक क्यों, क्योंकि परचेज वाला जो आपका सब्सिडरी बुक है उसमें उतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी आपको लेजर के अंदर मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो है वो ये आपकी बुक रहेगी। क्लियर है। समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। फाइनेंशियल बुक जो है, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितने टाइप की होती है, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है सीधा सीधा, तो ध्यान से याद रखिएगा। कितने टाइप की होती है, 8 टाइप की होती है। कौन कौन सी, देखो, परचेज सेल 2 हो गए, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल 4, उसके बाद में सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न 6, कैश और जर्नल प्रॉपर 8। इस तरीके से याद रखिएगा, 2 2 के जोड़े में, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, कैश और जनरल प्रॉपर। क्लियर, ये 8 हो गए। परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करेगी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज की गुड्स की नहीं आएगा, क्रेडिट परचेज की एसेट की नहीं आएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न में क्या आएगा, जो गुड्स क्रेडिट परचेज किए गए थे, जो गुड्स क्रेडिट परचेज किए गए थे उनकी रिटर्न जो है परचेज रिटर्न में आएगी। क्लियर है। सेल्स बुक के अंदर क्या होगा, जो गुड्स क्रेडिट सेल किए वो यहाँ आएंगे, कैश सेल किए नहीं आएंगे इसके अंदर। समझ पा रहे बात। एसेट को सेल किया, सेल बुक में नहीं आएगा। क्लियर है। ये हो गया परचेज, ये हो गया सेल, ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल जो बिल्स रिसीव हो रहे हैं उनके लिए, और बिल्स पेबल जो बिल्स पेबल है उनके लिए। उसके अलावा एक बुक कैश बुक। अब कैश बुक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, कारण क्या है कैश बुक का, कैश बुक जो है उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछने का कारण क्या है, कैश बुक एक ऐसी है जो सब्सिडरी बुक होते हुए भी उसे लेजर के फॉर्मेट में बनाया जाता है। सर क्यों, कारण क्या है, देखो परचेज के अंदर परचेज अकाउंट जो है, परचेज बुक अगर है तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। परचेज रिटर्न के अंदर परचेज रिटर्न जो हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स के अंदर सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न के अंदर सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। तो इनकी साइड फिक्स है, समझिएगा, इनकी साइड जो है वो क्या है, फिक्स है। तो इनका क्या होता है, अल्टीमेटली जो एक साइड के अंदर दूसरी साइड को ही लिखा जा रहा है। कैश बुक में कैश आएगा तब डेबिट होगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो ये इसे क्या किया जाता है,
लेजर के फॉर्म में ही बनाया जाता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के हिसाब से बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये जो है ये आपका कैश बुक है, ये क्योंकि लेजर के अंदर फॉर्मेट में बनाया जा रहा है और पहली एंट्री जो है वो भी सीधी इसके अंदर हो रही है, तो ये आपकी प्राइमरी बुक भी है और ये आपकी एक तरीके से सेकेंडरी बुक भी है, तो प्रिंसिपल बुक भी है और ये सब्सिडरी बुक भी है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई गलती नहीं करोगे। एक बार वापस समझ लीजिएगा, जहां पर पहली बार एंट्री होती है वो प्राइमरी बुक है, प्राइमरी बुक जहां पहली बार एंट्री होती है, जिसके अंदर सब्सिडरी बुक आएगी और जर्नल प्रॉपर आएगा। प्रिंसिपल बुक लेजर को कहा जाता है, इसे सेकेंडरी बुक्स भी कहा जाता है, मतलब कि एक बार कहीं एंट्री होने के बाद। कैश बुक के बारे में पढ़ा था, कैश बुक सिंगल कॉलम हो सकती है, डबल कॉलम हो सकती है, ट्रिपल कॉलम हो सकती है। सिंपल के अंदर सिर्फ कैश का अकाउंट हो गया, 2 के अंदर जो वो कैश का हो गया और डिस्काउंट का हो गया, और 3 के अंदर कैश डिस्काउंट और बैंक का हो जाएगा। पेटी कैश या इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये क्या होता है कि आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए आपने क्या कर दिया, एक अलग कैशियर को रख दिया जो आपके छोटे मोटे खर्चों को निपटाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश सिस्टम। क्लियर है? और क्रेडिट और डेबिट सेल के लिए क्या एंट्री करते हैं, ये आपको पता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ। डेबिट नोट के अंदर क्या होता है, देखिए हमने क्या कहा था, डेबिट नोट्स के अंदर क्या होगा, हमेशा डेबिट नोट्स में दुख भरे गाने गाए जाएंगे, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, इस तरीके के गाने जिसके अंदर गुड्स जो क्या होता है जाता है। क्लियर है? डेबिट नोट क्यों कहा जाता है, जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न करेंगे, गुड्स जाएगा मतलब आप क्या कर रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न में आप एंट्री क्या करोगे, जिससे भी आपने गुड्स खरीदे थे उसको क्या करोगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो सर इसका नाम परचेज नोट क्यों लिखा, यहाँ पर हम ये नोट के साथ कहते हैं सप्लायर, हम तेरे अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम डेबिट नोट रखा गया। और क्रेडिट नोट क्यों रखा गया, क्रेडिट नोट्स में क्या होता है, गुड्स आ रहा है तो वहां पर रोमांटिक गाने गाएगा, ठीक है, आजा तुझको पुकारे तेरा मीत, इस तरीके से। तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जिसने भी कस्टमर ने रिटर्न किया, तो यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट की, ये कस्टमर तेरे अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट नोट क्यों कहते हैं, कि ये सप्लायर तेरे अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, इस वजह से। जिनकी सब्सिडी बुक में कहीं एंट्री नहीं हो पा रही वो बेचारे कहाँ आएंगे, जर्नल के अंदर आएंगे, वहां पर एंट्री कर देंगे। जर्नल के अंदर कौन कौन सी एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री, साल की शुरुआत के अंदर पुराने बैलेंस को यहाँ पर कैरी डाउन करने के लिए या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, ओपनिंग एंट्री करते हैं। साल के लास्ट में जो बैलेंस बच जाते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड जो वो करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, उसे हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री, कोई गलती कर दे उसको सही करने के लिए हम एंट्री करते हैं। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, किसी अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, जैसे ड्राइंग को कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, परचेज को ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, सेल्स को ट्रेडिंग के अंदर, इनकम को P&L के अंदर, एक्सपेंस को P&L के अंदर, तो वो ट्रांसफर एंट्री होगी। एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री मतलब क्या हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक पीरियड के इनकम एक पीरियड के एक्सपेंस लिखे जाने चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, कुछ आगे वाले पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो भी आप क्या करना उनका पेमेंट हो गया है या फिर बाकी है, इस तरीके का कुछ हो गया, तो उनको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक तरीके से एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। अक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, इनके लिए करते हैं। एक हो गया जैसे इसके अंदर डेप्रिसिएशन, जो वो एडजस्टिंग एंट्री। अब डेप्रिसिएशन में एक्चुअल में तो क्या, एसेट जिस दिन खरीदी उस दिन पेमेंट कर दिया, लेकिन आप उसे हर साल लिखने के लिए आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। डिसऑनर वगैरह बिल हो जाता है तो उस केस के अंदर या मिसलेनियस एंट्री जो कहीं नहीं आ रही है बेचारी, वो आ जाएगी। एक बार इन सबको पढ़ लीजिएगा, नाम इनका पढ़ लीजिए। जब आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाती है फिर आप क्या करते हैं, लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से लेजर के अंदर अमाउंट को लेके जाना जो है वो पोस्टिंग कहलाता है। बैलेंसिंग जो है वो हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंसिंग जैसे किसी का डेबिट बैलेंस लिखा है, इसका मतलब शुरुआत में डेबिट है। अब आप ये कंफ्यूज ना होंगे उसका क्रेडिट के अंदर लास्ट के अंदर क्रेडिट है या डेबिट है, किस तरीके से। अगर कैश का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब शुरुआत के अंदर कैश अकाउंट के अंदर ये कैश अकाउंट है, इसका ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये इस साइड में शुरुआत में लिखा हुआ।
कोई लाइबिलिटी है और उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब शुरुआत के अंदर ये डेबिट और ये क्रेडिट बाय बैलेंस BD इस साइड के अंदर लिखा है। बैलेंसिंग का समझिएगा, डेबिट बैलेंस इसका मतलब क्या है, जैसे समझिएगा ये शुरुआत में 5,000 था और टू राम 6,000 बाय श्याम 3,000। अब क्या हुआ, डेबिट साइड में कितना 6 और 5 11,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 3,000। तो इसका मतलब क्या है, डेबिट के अंदर ज़्यादा है, कितना डेबिट के अंदर ज़्यादा है 8,000 ज़्यादा है, तो बैलेंस कैसा है डेबिट है सर। तो फिर आप लिख तो इसको इस साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस CD, इस साइड में लिखते हैं ताकि ये एक बार यहाँ टोटल मैच हो जाए और नेक्स्ट ईयर के अंदर वापस ये सही जगह आ जाए टू बैलेंस BD। तो कोई भी बैलेंस जब पढ़ा जाएगा तो वो ओपनिंग के हिसाब से पढ़ा जाएगा। बैलेंस जो भी है वो क्या होंगे, या तो कैरी फॉरवर्ड होंगे या ट्रेडिंग एंड P&L में जाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L में जाएंगे और अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड P&L का बैलेंस शीट में चला जाता है और जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। इस वजह से अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो आपका बैलेंस शीट जो वो मैच ही होगी। क्लियर है। नॉमिनल जो भी अकाउंट है वो सारे कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और जो रियल एंड पर्सनल है वो यहाँ आ जाएंगे। एक अकाउंट है जो बेचारा होता नहीं है लेकिन फिर भी उसको बनवाया जाता है, कौन सा, जिसके अंदर आपका आता है स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक का सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता है, क्या रीजन रहता है, तो सीधी सी बात है स्टॉक अकाउंट नहीं है भाई। ट्रायल बैलेंस में किसका आएगा, जिसका अकाउंट होगा। स्टॉक खरीदा तो अगर आप एंट्री करते स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश तो स्टॉक अकाउंट होता है। अब स्टॉक का बेचारे का अकाउंट ही नहीं, खरीदा उस वक्त आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, बेचते वक्त कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा, तो परचेज का अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का तो बेचारे का अकाउंट ही नहीं। अब जिसका अकाउंट नहीं उसका बैलेंस नहीं, वो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा सर। तो फिर कैसे लेके आए, तो फिर उसके लिए हम एक एडिशनल एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को लाने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और उस एंट्री के हिसाब से वो क्या होता है बेचारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ पाता है। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करके छोड़ दिया, अब उसको क्लोजिंग स्टॉक की एक ही एंट्री हुई तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, तो अब क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस बोलेगा, तो जिसका बैलेंस बोलेगा वो कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ जाएगा और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्री, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड, चारों जो वो अच्छे से बताई थी। प्रीपेड और इनके बारे में कि आउटस्टैंडिंग का मतलब खर्चा कर दिया लेकिन पेमेंट करना बाकी है, प्रीपेड का मतलब पेमेंट कर दिया लेकिन खर्चा करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब कि क्या होगा, जैसे कि 5,000 आपने सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 की, अब 1,000 की बाकी है तो सैलरी अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा 1,000, टू कैश नहीं क्योंकि कैश तो पेमेंट नहीं किया, तो उसकी जगह क्या कर दोगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब 5,000 का पेमेंट किया, पता चला कि 2,000 तो आगे वाले साल के लिए दे दिया, तो सैलरी अकाउंट 5,000 से डेबिट हो गया, जबकि 2,000 से नहीं होना चाहिए, तो सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में क्या कर देंगे उसकी जगह प्रीपेड एक्सपेंस कर देंगे। इस साल जो एंट्री कर रहे हो नेक्स्ट ईयर उसका क्या कर दोगे ऑपोजिट कर दोगे। नेक्स्ट ईयर ऑपोजिट क्यों कर दोगे, इस साल जैसे 1,000 बाकी थे तो आगे वाले साल में देने पड़ेंगे, तो आगे वाले साल के अंदर जो भी खर्चा होगा उसमें 1,000 ऐड करना है, तो आगे वाले साल इसकी जो यहाँ जो भी एंट्री होगी उसका नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे रिवर्स एंट्री कर देंगे, जो भी ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड और अक्रूड इनकी नेक्स्ट ईयर वापस ऑपोजिट एंट्री। इनकम के अंदर क्या होगा, अक्रूड इनकम कमा लिया लेकिन मिली नहीं, तो जैसे टू डिविडेंड इनकम 5,000 से लिखा जबकि 1,000 बाकी है, तो आप क्या करोगे और टू डिविडेंड इनकम तो लिखोगे लेकिन कैश अकाउंट नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह अक्रूड इनकम लिखोगे, आपके लिए एक एसेट बनेगी कि भाई मैं पैसे इससे मांगता हूँ। उसी की जगह अनअर्न्ड इनकम जो है वो क्या है, आपने कमाई नहीं लेकिन मिल गई, उस केस के अंदर जैसे आपने टू डिविडेंड इनकम 5,000 से लिखा जिसमें से 2,000 जो वो आपकी इस साल की कमाई नहीं, तो क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, कर दिया तो वापस डेबिट कर दीजिए, डिविडेंड इनकम को डेबिट कर दीजिए और बदले में क्या कर दो टू अनअर्न्ड इनकम, आपके लिए क्या बन जाएगी एज ए लाइबिलिटी बन जाएगी। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर और P&L से खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो ये कुछ 2-4 स्पेसिफिक एंट्री जो मैंने बताई थी। डेप्रिसिएशन की 2 एंट्री, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर दो और P&L टू डेप्रिसिएशन सीधा एसेट से कम होगा और नेट बैलेंस शीट जो वो बैलेंस शीट में शो होगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, P&L टू डेप्रिसिएशन, तो उस केस के अंदर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ और वो अकाउंट ओपन रहेगा तो वो बैलेंस शीट के अंदर असेट ओरिजिनल वैल्यू पे भी दिखेगा, उसका अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाइएगा तो और ज़्यादा फेयर प्रेजेंटेशन होगा। एक तो आप बता रहे हैं कि असेट जो वो
4 लाख, एक बता रहे हैं कि असेट 5 लाख, उसमें से 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा के 4 लाख वैल्यू, तो दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो नया S10 जो है वो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन वाला ज़्यादा बताता है कि उस हिसाब से कीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन का जब भी अकाउंट होगा वो P&L से सीधा बनता है, तो इसकी ये एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर वगैरह नहीं कीजिएगा, सीधा क्या करो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किया और इस अकाउंट को सिर्फ क्रेडिट करके छोड़ देते हो, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, खुला रहेगा अकाउंट। क्लियर। फायदा नंबर 1 ये प्रोविजन बनाने का, डेटर ओरिजिनल अमाउंट पे शो होगा। फायदा नंबर 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का अकाउंट होगा और ओपन रहेगा, और इससे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का एक अकाउंट बुक्स में रहेगा जो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा कि भाई इतना प्रोविजन हमने बना रखा है। इसका जन्म P&L से ही होता है, अकाउंट इसका आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रोविजन का ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होता है। फिर जिस पर्पज के लिए प्रोविजन बनाया उसमें से जितना यूज होगा उतना हम राइट ऑफ करते जाएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अब एक्चुअल में बैड डेब्ट्स जब होगा तो उस केस के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर बैड डेब्ट्स को हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर प्रोविजन नहीं हो तो P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। लेकिन अब P&L में नहीं करेंगे, क्योंकि P&L में से चार्ज करना था वो हम पहले ही प्रोविजन के जरिए कर चुके हैं। तो अब प्रोविजन क्योंकि उसके लिए पड़ा है, तो अब बैड डेब्ट्स को जो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई प्रोविजन बना है, तो फिर वो जब इवेंट होगा तो वो फिर उस प्रोविजन अकाउंट होगा। मतलब अब क्या करेंगे, जब बैड डेब्ट्स हो जाएगा तो आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, उसमें जाके राइट ऑफ करोगे। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, खर्चा है, एक्सपेंस है, नुकसान है। आज नहीं लेकिन आने वाले टाइम के अंदर प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर नुकसान है, उसके लिए बात करें। रिजर्व एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि प्रॉफिट का बंटवारा। दोनों में बहुत फर्क है। प्रोविजन कोई खर्चे के लिए, कोई नुकसान के लिए आप बना रहे हैं, और रिजर्व जो है वो आप कमा लिया लेकिन पैसा बांटने के बजाय रोक के रखना चाहते हो, तो वहां पर क्या बनेगा, रिजर्व बनेगी। ये कोई खर्चा नहीं है। क्लियर है। यहाँ तक का जो वो रिविजन आज करते हैं, नेक्स्ट जो रिविजन नेक्स्ट पार्ट जो वो आगे वाले सेशन में करेंगे। इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।